नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये बीएससी पार्ट फर्स्ट के बच्चों का है। जो बीएससी पार्ट फर्स्ट के बच्चे मेरे वीडियो लेक्चर देखते हुए आ रहे हैं उनको पता है कि अपना जो पेपर सेकंड चल रहा है और उस पेपर सेकंड के अंदर जो यूनिट फर्स्ट है उसको अपन कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके अंदर आज का जो टॉपिक अपन कवर करेंगे वो होगा गाउस नियम का समाकलन व अवकल रूप। और इसके बाद एक स्टॉक पे में है उसको भी अपन इसमें साथ में ही लेके चलेंगे। तो गाउस के नियम अपन जानते हैं। पिछली बार अपन ने गाउस के नियम को डिफाइन किया था और ये कोशिश की थी कि बताने की कि किस तरह से अपन गाउस के नियम को अपन निकाल के समझा सकते हैं। अपन ये जानते हैं कि गाउस ने क्या बताया था। मैं दोबारा बता दूं आपको कि गाउस ने कहा था कि उसकी जो प्रमेय थी उसने कहा कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पथ से बाहर की ओर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पथ द्वारा परिबद्ध आवेश की मात्रा तथा 1/एप्सिलॉन के गुणनफल के बराबर होता है। ये उसने गाउस ने बताया था, जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता को कहलाती है। और अगर निर्वात है तो निर्वात के लिए इसका मान बच्चों 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपन न्यूटन टू मीटर स्क्वायर के द्वारा अपन बता सकते हैं। तो यहाँ अपन इस चीज़ को बताने के लिए कि गाउस का ये जो नियम है इसको समाकल रूप में कैसे लिख सकते हैं और गाउस के इस नियम को अपन अवकल रूप में कैसे बता सकते हैं, इसे बताने के लिए अपन ने माना कि अपन ने बहुत सारे आवेश लिए Q1, Q2, Q3 और एक ये परिबद्ध आवेश हैं, बंद है किसी सरफेस से, जो कि एक काल्पनिक पृष्ठ है जिसको अपन कैपिटल S के द्वारा अपन बता सकते हैं। और अपन ये जानते हैं कि इनके द्वारा बंद पृष्ठ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, माना कि उसकी तीव्रता का मान अगर कैपिटल E है तो बंद पृष्ठ से निकला जो विद्युत फ्लक्स है उस बंद पृष्ठ से निकले विद्युत फ्लक्स को फाई समीकरण 1 के द्वारा फाई इंटीग्रेशन और बंद पृष्ठ का अवकलन है सरफेस के बाद वेक्टर E डॉट dA, इसको गाउस के नियम के अनुसार प्रमेय अनुसार अपन बता सकते हैं। और वो प्रमेय के अनुसार समीकरण 2 के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं जैसे कि ऊपर अपन ने डिफाइन की है। यदि बंद पथ से परिबद्ध आवेश परिबद्ध आयतन में एक समान रूप से वितरित हो तो आयतन आवेश घनत्व जिसको कि रो है इसको अपन dQ/dV मतलब एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश का मान अपन निकाल सकते हैं और इससे अपन dQ = के द्वारा अपन इसको बता सकते हैं। तो कुल आवेश घनत्व का मान निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ले लेंगे अपन और इसको समीकरण 4 के द्वारा अपन समझा सकते हैं। समीकरण 2 व 4 को दोनों को अगर अपन काम में लें और इन दोनों से अपने को समीकरण 5 मिलती है और ये जो समीकरण 5 है यही गाउस के नियम का समाकलन रूप कहलाता है, जिसमें इंटीग्रेशन आ रहा है एक सरफेस के लिए और एक वॉल्यूम के लिए। तो गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ समाकलन को हम आयतन समाकलन के रूप के अंदर बदले अपन, तो उसको समीकरण 6 के द्वारा अपन बता सकते हैं। समीकरण 5 व 6 के आपस में अगर तुलना करें तो अपने को ये नई समीकरण मिलती है डेल डॉट E = ρ/ε और ये गाउस के प्रमेय का अवकल रूप में कहलाती है। और ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये मैक्सवेल के 4 जो विद्युत चुंबकीय समीकरण है उन 4 विद्युत चुंबकीय समीकरणों में से एक समीकरण के रूप में अपन ये डिफाइन कर सकते हैं। तो एक तो ये अवकल रूप और समाकलन रूप था किसका, गाउस के नियम का, जो अपन ने निकाल के बताया। अब अपन आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है एक स्टोक का कर्ण प्रमेय, कि स्टोक का कर्ण प्रमेय क्या है और इसको किस तरह बता सकते हैं। कर्ण प्रमेय के बारे में मैं बात करूं तो छात्रों, कर्ण प्रमेय का मतलब होता है कि यदि किसी सदिश क्षेत्र में बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल की परिसीमा के अनुदिश सदिश क्षेत्र का अगर रेखा समाकलन उस परिबद्ध क्षेत्रफल का सदिश क्षेत्र के कार्य के पृष्ठ समाकलन के बराबर हो तो इसे हम स्टोक की कर्ण प्रमेय कहलाते हैं और कहते हैं अपन। और इसको मैथमेटिकली कैसे निकाल सकते हैं उसको अपन देखेंगे। इसको निकालने के लिए यहाँ एक सरफेस बताई है और इसमें ही माना है कि एक सदिश क्षेत्र है, माना कि वेक्टर A में एक क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बंद पथ C द्वारा जो है परिबद्ध है। ये क्षेत्रफल असंख्य छोटे छोटे बंद पथों के द्वारा बताया गया है जिनको DC के द्वारा बता रहे हैं, C का मतलब बड़ा और DC मतलब छोटा, द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल से मल के बना हुआ है। दो क्षेत्रफल अल्पांशों के उभयनिष्ठ सीमा पर सदिश क्षेत्रों का जो रेखा समाकलन परस्पर बराबर है, विपरीत होगा। और ऐसा अपने को ये डायग्राम देखने में भी लगता है कि एक दूसरे को काट देंगे अंदर वाले जो पृष्ठ है, लेकिन बाहर वाले नहीं काट पाएंगे।
तो इसलिए जानने वाले एक दूसरे को काटेंगे, जैसे के से एल या एल से के जाएंगे तो एक दूसरे के बराबर होंगे और विपरीत होंगे, इसलिए मैंने यह माइनस बताया है। अगर एक तरफ ले लें इन इक्वेशन को तो अपने को समीकरण फर्स्ट मिल जाती है। तो के से एल चलो, एल से के आओ, तो टोटल मान इसका जो है इंटीग्रेशन का मान 0 के द्वारा अपन बता सकते हैं। अतः बाहरी परिसीमा से के अतिरिक्त से सभी अंदर के अल्पांशों में उभयनिष्ठ पथों के अनुदिश सदिश क्षेत्रों के रेखा समाकलन का जो योग है वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ऐसा कैसा आया? ऐसा समीकरण 1 के द्वारा अपन ने इसको डिफाइन किया। इसलिए सभी अल्पांशों के परिसीमा के अनुदिश सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन का जो योग है वो परिसीमा सी के अनुदिश सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन के बराबर होगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ये जो समीकरण 2 है इस चीज़ को बता रही है कि एक तो बंद पथ है और एक सी है। इंटीग्रेशन वेक्टर ए डॉट डी एल इज इक्वल टू समेशन, और छोटे छोटे जो पथ है उसका इंटीग्रेशन बंद पथ के अनुदिश वेक्टर ए डॉट डी एल के बराबर होगा। कर्ल की परिभाषा से अपन जानते हैं कि कर्ल वेक्टर ए डॉट एन कैप इज इक्वल टू लिमिट डी ए इज टेंस टू 0, मतलब बहुत छोटा क्षेत्रफल है डी ए इज, और ब्रैकेट के अंदर 1/DA इंटीग्रेशन डी सी वेक्टर ए डॉट डी एल के द्वारा बताया अपन ने, और इससे अपने को समीकरण 3 मिल जाती है। हम जानते हैं कि जो वेक्टर डी ए है स्मॉल क्षेत्रफल का वो एन कैप डी ए के द्वारा बताया जाता है, जैसा समीकरण 4 में बताया छात्रों। और इसको अगर अपन काम में ले तो अपने को समीकरण 3 और 4 से अपने को, अगर 3 और 4 फ्रॉम 3 और 4 से लें तो अपने को एक नई समीकरण आती है नीचे यहाँ पे, और यहाँ इस समीकरण से समीकरण 2 व 4 से अपने को समीकरण 5 मिल जाएगी। और इस केस के अंदर जो अल्पांश है डी सी से परिबद्ध क्षेत्रफल डी ए का मान चूँकि लगभग 0 के आसपास है, मैं डी ए टेंस टू 0, इसलिए ये जो योग आ रहा है समेशन जो आ रहा है यहाँ पे नेक्स्ट में, ये जो समीशन आ रहा है इस समेशन को अपन इंटीग्रेशन में बदल सकते हैं और अपने को समीकरण 6 मिल जाती है, जिसको मैंने ये बाउंड्री की हुई है। समीकरण 6 क्या है? समीकरण 6 को अगर अपन परिभाषित करें तो इस प्रकार से बता सकते हैं कि किसी सदिश क्षेत्र में बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल के परिसीमा के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन उस परिबद्ध क्षेत्रफल के सदिश क्षेत्र के कर्ल के प्रस्थ समाकलन के बराबर होता है। ये स्टोक्स की कर्ल प्रमेय कहलाती है। मतलब समीकरण 6 में एक तरफ सरफेस है, एक तरफ कर्ल है, तो इस प्रमेय की सहायता से हम क्या कह सकते हैं? प्रस्थ समाकलन को रेखा समाकलन में बदल सकते हैं और रेखा समाकलन को प्रस्थ समाकलन में बदल सकते हैं। किसकी सहायता से? स्टोक्स की इस कर्ल प्रमेय की सहायता से इसको बदल सकते हैं। इस पे कभी कभी एक छोटे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। एक न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश की है और आपको बताने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि जैसे एक क्वेश्चन आया है कि संरक्षित क्षेत्र का जो कर्ल है वो सदैव 0 होता है। 2017 में आया था और 2.5 नंबर से कम का कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है अपने। तो क्या बोल रहा है वो? सिद्ध कीजिए संरक्षित क्षेत्र का जो कर्ल है वो कैसा होता है? सदैव 0 होता है। तो इसे बताने के लिए हम इसका इस तरह से बताएंगे, यदि किसी क्षेत्र में अदिश क्षेत्र फाई निम्न प्रकार से माना कि, और उसको परिभाषित इस प्रकार से कर रहे हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू डेल फाई, तो सदिश क्षेत्र वेक्टर ए संरक्षित क्षेत्र कहलाता है। वेक्टर ए को अपन इस तरह से बता सकते हैं, माइनस डेल का मान रख दिया। संरक्षित क्षेत्र वेक्टर ए का अगर कर्ल निकालें तो कर्ल के लिए अपन जानते हैं डेल क्रॉस ए लेना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यूज़ निकाल ली और इसकी वैल्यूज़ निकाल लें तो अपने पास क्या आती है? 0 आती है। तो इस तरह से अपन इसको सिद्ध करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में 2 टॉपिक्स को मैंने यहाँ ज्वाइन किया है। एक तो गाउस के नियम का समाकलन व अवकलन रूप किस तरह से निकाला जाए, और दूसरा बताया स्टोक्स की कर्ल प्रमेय। एग्जाम में ये दोनों टॉपिक अलग अलग भी आ सकते हैं, दोनों मिलके भी आ सकते हैं, इसलिए आप इसको जो है अच्छी तरह ध्यान से पढ़िए, देखिए, और अगले वीडियो लेक्चर में आपको नए टॉपिक्स में समझाने की कोशिश करूँगा।